24 जुलाई 2010 देश की राजधानी में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सामने बैठे थे केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसने पूरे देश की नींव हिला दी। मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पूरे केरल को एक मुस्लिम राज्य बनाना चाहता है। उनके पास पैसा आ रहा है, वो गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में बदल रहे हैं। उनका साफ प्लान है कि 2030 तक केरल को पूरी तरह से मुस्लिम राज्य बना दिया जाए। ये बयान किसी आम इंसान का नहीं था, ये बयान किसी हिंदूवादी दल का भी नहीं था। ये बयान मार्क्सिस्ट पार्टी के एक मुख्यमंत्री का था जिसने पूरे देश को हिला डाला। उन्नीस में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो देश भर में एक राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। इसी माहौल का फायदा उठाकर केरल में 1993 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ नाम का एक संगठन बना। बाहर से देखने में यह संगठन माइनॉरिटीज के हक की बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक खतरनाक रूप ले रहा था। इन्होंने अपने लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग और हथियारों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसी समय भारत में सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नाम का एक और संगठन काम कर रहा था। सिमी युवाओं को भड़काने का काम करता था। साल 2001 में भारत सरकार ने सिमी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए बैन कर दिया, लेकिन जब सिमी पर बैन लगा तो उसके सारे बड़े नेता चुपचाप एनडीएफ और दूसरे संगठनों में घुस गए। साल 2006 में एनडीएफ ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने एक नया संगठन बनाया। इस नए संगठन का नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई। पीएफआई बाहर से ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, चैरिटी करते थे और डेमोक्रेसी का नाटक करते थे। इन्होंने एसडीपीआई नाम से अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली ताकि ये चुनाव लड़ सके। पीएफआई के अध्यक्ष अबूकर और चेयरमैन अब्दुल रहमान जैसे लोग पहले सिमी के ही नेता थे। और एक नाम जो सबसे खतरनाक था वो था सीएम बशीर। बशीर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था और केरल का रहने वाला था। वो गल्फ देशों में बैठकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा था। पीएफआई का एक ही काम था, जो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां हैं, जो गैर मुस्लिम लड़के हैं, उनको किसी भी तरह से इस्लाम में लाना। 29 सितंबर 2009 केरल हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे देश की आंखें खोल दी। ये मामला था शाहनशाह बनाम स्टेट ऑफ केरल। कोच्चि के रहने वाले शाहनशाह और सिराजुद्दीन ने दो लड़कियों को फंसाया था। एक हिंदू लड़की थी और एक क्रिश्चियन लड़की। शाहनशाह कॉलेज में एमबीए कर रहा था और वो उस हिंदू लड़की का सीनियर था। पहले वो दोस्त बने, फिर उनमें नजदीकियां बढ़ी। शाहनशाह उसे अपने घर ले जाता था और अपनी माँ से मिलवाता था। उसकी माँ उस हिंदू लड़की को मुस्लिम रीति रिवाज बताती थी और हिंदू धर्म की बुराइयां गिनाती थी। जब लड़की पूरी तरह से उसके जाल में फंस गई तो एक दिन शाहनशाह ने उससे कहा कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें ये रिश्ता यही खत्म करना होगा। लड़की पर चारों तरफ से दबाव बनाया गया। इसी तरह क्रिश्चियन लड़की के साथ सिराजुद्दीन भी खेल खेल रहा था। शाहनशाह उस हिंदू लड़की को कई लोगों से मिलवाता था। ये सारे लोग पीएफआई से जुड़े थे। इनमें पीएफआई की महिला विंग की कार्यकर्ता भी शामिल थी, जिनका काम सिर्फ इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना था। कुछ समय बाद इन दोनों लड़कियों को एर्नाकुलम से मल्लापुरम ले जाया गया। वहाँ एक घर में उन्हें 2 हफ्ते तक रखा गया। जब 2 हफ्ते तक लड़कियां घर नहीं आई तो उनके परिवार वाले पुलिस के पास गए। पुलिस ने छापा मारा और उन लड़कों को पकड़ लिया। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो क्रिश्चियन लड़की ने बताया कि जब उसे मल्लापुरम में रखा गया था तो सिराजुद्दीन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सिराजुद्दीन पर 377 का मुकदमा लगा। जज ने जब ये पूरा मामला देखा तो उन्होंने दोनों लड़कों की जमानत नामंजूर कर दी। केरल हाई कोर्ट में जज ने कहा, पिछले 3 सालों में राज्य में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ये लव जिहाद, ये रोमियो जिहाद है। 4 जुलाई 2010 केरल का इडुक्की जिला। वहाँ के न्यूमैन कॉलेज में मलयालम के एक प्रोफेसर पढ़ाते थे। मार्च में उन्होंने एक परीक्षा का पेपर बनाया था जिसके एक सवाल पर कुछ लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि इस सवाल में पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है। 3 महीने बाद 4 जुलाई को कॉलेज के अंदर पीएफआई के लोग घुसे। उन्होंने प्रोफेसर को पकड़ा, उन्हें बहुत मारा और उनका हाथ काट दिया। पूरा केरल दहल गया। मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने तुरंत पुलिस को कठोर कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया। पुलिस ने पूरे राज्य में पीएफआई के दफ्तरों पर छापे मारे। जब छापे पड़े तो जो चीजें अंदर से मिली वो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी। दफ्तरों से ऐसे वीडियो मिले जिनमें तालिबान लोगों को सजा दे रहा है। भारत के विरोध में छपी हुई पुस्तकें मिली हैं और बहुत सारे ऐसे कागज मिले जो बताते हैं कि पीएफआई के पास बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। 23 अप्रैल 2013 कन्नूर का नाराट इलाका। केरल पुलिस की खुफिया विंग को खबर मिली कि थनल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर एक योगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप चल रहा है, लेकिन ये कैंप अंदर से कुछ और ही था। पुलिस की एक टीम ने पूरी तैयारी के साथ उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर कोई योगा नहीं हो रहा था। वहां पीएफआई और एसडीपीआई के 21 लोग मौजूद थे जो तलवारों, लाठियों और बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये नाराट का हथियार ट्रेनिंग कैंप था। इसके बाद ये केस एनआईए को सौंप दिया गया
और 2016 में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इन 21 लोगों को यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई। लेकिन ये लोग सिर्फ हथियारों से हमला नहीं कर रहे थे, इनका सबसे बड़ा हथियार था दिमाग को कंट्रोल करना। और इसी काम को अंजाम दे रहा था एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसका नाम था अब्दुल राशिद अब्दुल्ला। राशिद केरल के कासरगोड का रहने वाला था। वो देखने में बिल्कुल आम इंसान लगता था, लेकिन उसका दिमाग नफरत से भरा हुआ था। राशिद बहुत ही चालाकी से टेलीग्राम और डार्क वेब का इस्तेमाल करता था और केरल के पढ़े लिखे और अमीर परिवारों के युवाओं को निशाना बनाता था। वो उन्हें हाई क्वालिटी के वीडियो और ऑडियो भेजता था, जिन्हें खास तौर पर मलयालम भाषा में बनाया गया था। राशिद जैसे लोग पीस इंटरनेशनल स्कूल जैसी जगहों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये स्कूल बाहर से सीबीएसई सिलेबस पढ़ाने का दावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुंबई के बुरुज रियलाइजेशन नाम के पब्लिशर की किताबें पढ़ाई जा रही थी। इन किताबों में कट्टरपंथी बातें भरी हुई थी। मासूम बच्चों के दिमाग में ये डाला जा रहा था कि जिहाद ही सबसे बड़ा काम है। सरकार ने जब इस बात का पता लगाया तो पुलिस ने तुरंत एर्नाकुलम के पीस इंटरनेशनल स्कूल को बंद करवा दिया, पर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। राशिद की बातों में आकर कासरगोड के लगभग 21 लोग भारत छोड़ने का फैसला कर चुके थे। ये लोग कोई गरीब या अनपढ़ नहीं थे। ये डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए पास युवा थे। इन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर अंधा कर दिया गया था। साल 2016 एक लड़की जिसका नाम था अखिला अशोकन। अखिला एक 24 साल की स्टूडेंट थी जो होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। अचानक एक दिन अखिला ने अपना धर्म बदला और अपना नाम हादिया रख लिया। हादिया के पिता केएम अशोकन एक पूर्व सैनिक थे। उन्हें जब पता चला कि उनकी बेटी ने धर्म बदल लिया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है और उसे एक साजिश के तहत अगवा किया गया है। इसी दौरान सत्य सरणी नाम का एक ट्रस्ट जांच के घेरे में आ गया। सत्य सरणी केरल के मलप्पुरम जिले में था। ये कहने को तो एक एजुकेशनल और चैरिटी ट्रस्ट था, लेकिन खुफिया एजेंसियों का मानना था कि ये असल में धर्म बदलने का एक अड्डा था। हादिया को सत्य सरणी में एएस सेनाबा नाम की एक महिला के पास रखा गया था। सेनाबा पीएफआई की महिला विंग से जुड़ी थी। सेनाबा का काम इन लड़कियों को उनके परिवार से दूर करना और उन्हें पूरी तरह से कट्टरपंथी सोच में ढालना था। सेनाबा ने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। हादिया के केस के दौरान ही हादिया की शादी शफीन जहां नाम के एक आदमी से कर दी गई ताकि कोर्ट या पुलिस उन्हें अलग ना कर पाए। शफीन जहां एसडीपीआई का सदस्य था और उस पर पहले से ही कुछ क्रिमिनल केस चल रहे थे। लेकिन मई 2017 में केरल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस शादी को पूरी तरह से रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये शादी कोई प्यार नहीं है, बल्कि हादिया को देश से बाहर ले जाकर आईएसआईएस में शामिल कराने की एक साजिश है। कोर्ट ने हादिया को उसके माता पिता को सौंप दिया। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुका। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की। पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बालिग लड़की को अपनी जिंदगी और अपने धर्म का फैसला लेने का पूरा हक है। शादी करना या न करना उसकी अपनी मर्जी है। कोई भी कोर्ट किसी बालिग की शादी को ऐसे रद्द नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और हादिया की शादी को जायज माना। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने देश की सुरक्षा को भी अनदेखा नहीं किया। कोर्ट ने एनआईए को ऑर्डर दिया कि वो इस नेटवर्क और शफीन जहां के खिलाफ अपनी जांच जारी रखे। लेकिन हादिया तो सिर्फ एक मामला था। कासरगोड का मॉड्यूल अपना काम कर चुका था। सोनिया सेबेस्टियन जो एक क्रिश्चियन लड़की थी, उसने अपना नाम आयशा रख लिया। निमिषा जो एक हिंदू लड़की थी, उसने अपना फातिमा नाम रख लिया। इन पढ़ी लिखी औरतों ने कट्टरपंथी लड़कों से शादी की और फिर अब्दुल राशिद की मदद से अफगानिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। ये लोग सीधे फ्लाइट लेकर अफगानिस्तान नहीं गए। भारत की एजेंसियों की नजर से बचने के लिए ये लोग पहले यूएई गए। वहां से ये ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे और फिर ईरान के रास्ते पैदल और छुपते हुए अफगानिस्तान के नांगरहार इलाके में पहुंचे, जो उस समय आईएसकेपी का गढ़ था। मई 2016 में कासरगोड के चंदेरा पुलिस स्टेशन में एक अजीब घटना हुई। अब्दुल के घर वालों को उसके काम के बारे में कुछ पता नहीं था। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब्दुल के पिता ने पुलिस वाले से कहा, साहब, मेरा बेटा अब्दुल और उसकी बीवी सोनिया 1.5 महीने से गायब है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। लेकिन अगले 2 दिनों में चंदेरा पुलिस स्टेशन में ऐसे 14 लोग और आए जिनके बच्चे ये घर वाले गायब थे। पुलिस का माथा ठनका। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये सब लोग भारत छोड़कर आईएसआईएस के पास इराक और सीरिया की तरफ जा चुके हैं। केरल पुलिस के मुखिया ने तुरंत एक खास टीम बनाई। टीम ने अब्दुल का पूरा इतिहास निकाल लिया। उन्हें पता चला कि उसकी पहली बीवी यास्मीन दिल्ली के जामिया नगर में बैठी है और वहां से आईएसआईएस का काम देख रही है। पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी किया। यास्मीन को भनक लग गई कि केरल पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो भी अफगानिस्तान भागने की फिराक में थी। लेकिन 1 अगस्त 2016 को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। यास्मीन पर 17 लोगों का धर्म बदलवाने का आरोप साबित हुआ और कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा सुना दी। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी एआई की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है।
अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। साल 2019 अप्रैल का महीना, पड़ोसी देश श्रीलंका में ईस्टर के दिन एक के बाद एक कई भयंकर बम धमाके हुए। पूरी दुनिया सन्न रह गई। इन धमाकों के पीछे जहरान हाशमी नाम का एक आतंकी था। जब जांच एजेंसियों ने जहरान के नेटवर्क को खंगाला तो भारत की एनआईए के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहरान हाशमी का कनेक्शन केरल से जुड़ रहा था। एनआईए ने रियास अबू बकर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। रियास उसी कासरगोड नेटवर्क का हिस्सा था जिसे अब्दुल राशिद चलाता था। रियास ने पूछताछ में कबूल किया कि वो जहरान के वीडियो देखता था और उसी से प्रेरित होकर भारत में भी ऐसे ही धमाके करने का प्लान बना रहा था। ये साफ हो चुका था कि अगर इस नेटवर्क को जड़ से खत्म नहीं किया गया तो भारत में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार को पता था कि सिर्फ कुछ आतंकियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। उस पैसे की पाइपलाइन को काटना बहुत जरूरी था जिससे ये सारा खेल चल रहा था। इसके बाद मैदान में उतरी ईडी ने पीएफआई के बैंक खातों को खंगालना शुरू किया। जांच में पता चला कि गल्फ देशों में काम करने वाले लोगों से डोनेशन और चैरिटी के नाम पर पैसा मांगा जाता था और फिर इस पैसे को हवाला के जरिए भारत भेजा जाता था। पीएफआई इतनी चालाक थी कि वो बैंक में 50,000 से कम का कैश जमा करती थी ताकि सिस्टम में कोई अलर्ट न बजे। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीएफआई के खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए थे और इसमें से करीब 1.36 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी कामों के लिए इस्तेमाल हुए थे। सबूत पक्के हो चुके थे। अब वक्त था सीधा वार करने का। 22 सितंबर 2022 की आधी रात पूरे देश में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने एक साथ 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी की। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन था। उस रात पीएफआई का पूरा ढांचा टूटकर बिखर गया। सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 28 सितंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े सभी संगठनों जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया। सरकार ने साफ कहा कि पीएफआई का इस्लामिक स्टेट, आईएस और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से सीधा संबंध है और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नवंबर 2019 अफगानिस्तान का खुरासान इलाका, अफगान सेना ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया। इस हमले में अब्दुल राशिद मारा गया। अब्दुल के मरने के बाद उन 22 लोगों में से 10 महिलाओं ने अफगान सेना के सामने हथियार डाल दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने सरेंडर कर दिया। भारत की जांच एजेंसियों को जब ये पता चला तो वो अफगानिस्तान की जेल में इन महिलाओं से बात करने पहुंचे। जेल के एक छोटे से कमरे में भारतीय अधिकारी बैठे थे। उनके सामने सोनिया आकर बैठी। अधिकारी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? सोनिया की आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे। हम यहाँ इस्लामिक जिंदगी जीने आए थे जैसा हमें बताया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ। मैं अब सिर्फ अब्दुल की फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी आईएसआईएस ये तालिबान से कोई नाता नहीं रखूंगी। इसके बाद निमिषा को कमरे में लाया गया। निमिषा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो लगातार मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में उसकी 3 साल की बच्ची थी। अधिकारी ने गुस्से से कहा, तुम अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? क्या तुम भारत चलना चाहती हो? निमिषा ने हंसते हुए और अकड़ते हुए जवाब दिया, मैं भारत तभी जाऊंगी जब मुझे वहाँ जेल में ना डाला जाए। मुझे मेरी फैमिली के साथ रहने दिया जाए, तभी मैं वापस आऊंगी। भारतीय अधिकारियों ने इन सब की बातें सुनी। जब वो वापस भारत आए तो भारत सरकार ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया। भारत सरकार का रुख एकदम साफ है। जो लोग अपनी मर्जी से देश को धोखा देकर एक आतंकी संगठन में शामिल हुए, उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। सरकार उन्हें वापस लाकर देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहती और आज भी वो लोग अफगानिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं। पूरे भारत से आईएसआईएस में शामिल होने वालों की कुल संख्या 100 से 200 के बीच थी और अगर सिर्फ केरल की बात करें तो वहां से 40 से 60 लोग गए थे। कासरगोड वाले नेटवर्क से 21 लोग अफगानिस्तान गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।